अभी धन्यवाद आप सभी मीडिया के साथियों का कि आप यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पे पहुँचे और आप काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। देरी के लिए मुझे खेद है, लेकिन औरंगाबाद में अभी सड़कों पे पानी ज़्यादा है, घरों में पानी कम आ रहा है। मैं जब कल रात औरंगाबाद आया तो मैं पूछ रहा था इनसे कि भाई सबसे ज़्यादा परेशानी की समस्या क्या है औरंगाबाद में। जिस जिले में हम लोग हैं वहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पता लगा कि 5-6 दिन में एक बार पानी आता है। तो बारिश की वजह से सड़कों पे पानी तो है, लेकिन घरों में पानी नहीं है और किस समय पानी आता है ये भी नहीं पता है। लेकिन टैक्स जो है पानी पे वो औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा। तो सरकार टैक्स लेती है तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देती। तो मैं समझता हूँ औरंगाबाद वासियों की तरफ से जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए, जब जो टैक्स मुंबई में भी नहीं है, पुणे में भी नहीं है, नागपुर में भी नहीं है, वो टैक्स औरंगाबाद में हैवी टैक्स, और फिर पानी की कोई सुविधा नहीं। तो आम जनमानस का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इस विषय पर सोचे। दूसरा, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट हुआ था, खैरलांजी का जो प्रकरण है, उसमें जो आंदोलनरत साथी थे, आज तक भी उनके मुकदमे सरकार ने वापस नहीं लिए। जबकि महाराष्ट्र में जो मराठा क्रांति मोर्चा था आरक्षण के लिए, उनके मुकदमे सरकार ने वापस लिए। अच्छी बात है, कोई अपने हक के लिए बोलता है तो उस समय सरकार उसके आंदोलन को खराब करने के लिए तमाम तरह से प्रयास करती है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। लेकिन सरकार को समय रहते हुए जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस ले लेना चाहिए। तो मेरी सरकार से मांग है कि भीमा कोरेगांव और खैरलांजी प्रकरण के मुकदमे वापस ले जाए। अभी तो सरकार विधायक तोड़ने में, विधायक जोड़ने में लगी हुई है। अभी तो सरकार अपने चुनाव चिन्ह के उसमें लगी, लेकिन याद रखें कि उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी सरकार के से ज़्यादा जनता के प्रति भी है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, लंपी वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है। एक दिन में ये तो महाराष्ट्र का आंकड़ा 6800 करीब गायों के साथ जो है उनकी जान जा रही है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया। बारिश के कारण किसानों की फसल जो है वो खराब हो गई है। 25% मुआवजा दे रही है सरकार, तो 50% तो किसान की वो लगती है उसमें आमद। वो जो अपनी मेहनत करता है, बीज लगाता है, रुपाई करता है, खाद डालता है, उसमें 50% लग जाता है। तो 25% देने से अच्छा जो है सरकार को चाहिए कि उनको ज़्यादा मुआवजा दे, जिससे कि उनकी ज़िंदगी, किसानों की ज़िंदगी में आसानी बने। एक जो और बड़ा मामला है, महात्मा ज्योतिबा फूले आर्थिक महामंडल, इसके अनुसार जो लोन दिया गया है, अन्ना भाऊ साठे, SC/ST, संत रोहिदास चर्मोद्योग, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल के जितने भी लाभकारी हैं। पहली बात तो क्योंकि कोरोना के बाद वैसे ही हालात खराब है, आर्थिक कमजोरी हो रही है, तो आम जो लोग किसी कारण से जो है वो अपना लोन नहीं चुका पाए, उनके कारण नया लोन मिलना बंद हो गया है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, सरकार तो अपने पूंजीपति मित्रों के इतने बड़े बड़े लोन माफ़ करती है, तो यहाँ के आम जो हैं लोग, उनका इतना ये जो लोन है उसको माफ़ करे, जिससे कि उनकी वो जो आज सुसाइड करने के कगार पे चले गए, उनकी ज़िंदगी सेफ। ये महाराष्ट्र की धरती जो है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धरती है, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले की धरती है। और यहाँ स्कूल खोले उन्होंने, लेकिन पिछले कुछ ही समय में 1600 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए। और इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? ये आप और मैं जानते हैं कि गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग इन स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे। उनको बंद करके जो है ना, वो शिक्षा का रास्ता बंद किया जा रहा है। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे? हम पे तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, क्योंकि सरकार हमें लोन भी नहीं देती, हम पे रोजगार भी नहीं है, नौकरियां भी इतनी पर्याप्त नहीं है। तो हम शिक्षा के द्वारा पढ़ के छोटे मोटे बिजनेस करके, प्राइवेट काम करके आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उसके रास्ते को बंद कर रही है। ये खतरनाक है। ये एक सोची समझी साजिश लगती है, जिससे कि गरीब, शोषित वर्ग के बच्चे जो पढ़ ना पाएँ। एक और बड़ा इशू है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर जो है, उसके जो PhD धारक है, मैं मांग करता हूं कि उनको सभी को फेलोशिप दी जाए, जिससे कि वो बच्चे पढ़ लिख के महाराष्ट्र के लिए योगदान दें, देश के लिए योगदान दें और दुनिया में महाराष्ट्र का नाम रोशन करें।
और अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो आजकल बड़े पैमाने पे चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बाद इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मोहन भागवत जी बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट भी थोड़े से बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन। वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, वर्ण खत्म कर देना चाहिए, शमशान नल एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है देर से शायद एहसास हुआ, इतने लंबे समय तक जिन्होंने गैर बराबरी को सींचा हो, आज उनकी बातों में बदला बदला असर इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई और षड्यंत्र जो है इन वर्गों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 5 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद आदिवासी हों, ओबीसी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे हैं। वो आंदोलन भी कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी में बौखलाहट। और ये जो आज जो प्यारी प्यारी बातें हो रही है, जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता, मुझे लगता है ये उसी की देन है या उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म करने वाले लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि खत्म कर दी जाए? इनको कर देना चाहिए, इनके पास तो सरकार है। जब ये हिंदू एकता की बात करते हैं तो इनके पास तो केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, क्यों नहीं खत्म कर देते? जाति के आधार पर जो अन्याय सह रहे हैं इस देश में, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उन्होंने जो अन्याय सहा है, इसके बारे में बोलने से काम चले, धरातल पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से मोहन भागवत जी के सुर बदले हैं, लेकिन इनकी कथनी करनी में पहले से फर्क है। ये जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है और लोग खड़े हो रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी, कमज़ोर लोग जो है अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे, उनके सपनों पे आधारित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संघर्ष जारी है। कल मैं येवला आया था, उसी के बाद मैं औरंगाबाद आया, क्योंकि येवला वो धरती है और 13 अक्टूबर 1935 के दिन उसी धरती पे, जहां हम जिसको मुक्ति भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और फिर आज के दिन 14 अक्टूबर को, वैसे वो तिथि विजयदशमी की, लेकिन आज के दिन तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पूरे देशवासियों को भी धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई, सब मीडिया बंधुओं को भी। और मेरा भी ये मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों पर चल के आने वाले समय में उनके अनुयायी, बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम लोग करोड़ों लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके इस देश को बौद्ध में भारत बनाने के लिए, यानी कि मानवता का राज लाने के लिए काम करेंगे। ऐसा संकल्प भी कल हम लोगों ने वहाँ किया है। धन्यवाद। अभी मीडिया के साथियों को कुछ सवाल हो तो वो पूछें, लेकिन मैं एक बात को और बता दूं कि अभी जातिवाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर, बीड जिले में एक हमारा कार्यकर्ता जो जनरल सीट पर जीत के आया था, उसकी हत्या कर दी गई। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन या संवैधानिक जो है अधिकार जो हमें मिले हैं संविधान में, अगर वो ना होते तो शायद आज भी हम सरपंच नहीं बन पाते, लोग हमें सरपंच बनने नहीं देते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का, और फूले, साहू, पेरियार, बिरसा और साहू जी महाराज के उन सपनों का, जिस सपनों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया। और मेरा मानना है हम सब लोग उन पर चल के एक भारत को अखंड भारत बनाने का काम करेंगे। जैसे ये हमारे जो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे महान सम्राट रहे हैं, कनिष्क से लेके, जिनके राज में भारत सोने की चिड़िया होता था। धन्यवाद। आरएसएस की सोच है कि संविधान खत्म हो जाए, इस देश में समाजवादी कानून आ जाए, क्या चाहते हैं आप? आपके क्या विचार? ये भीम आर्मी के लोग जो हैं संविधान के रक्षक दल हैं। तो मैं आपसे वो कह रहा था ना, जो भाषा बदली है, शेर जो वो लोकतंत्र की बात कर रहा है, पहले तो जो है शेर खाने का काम करता था, अब लोकतंत्र की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है। तो ये इस आंदोलन का ही तप है, बल है, जिसपे चर्चा हो रही है और ये महसूस हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन तक जाति के आधार पर शोषण और जाति के आधार पर जो ताकत अर्जित की है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी बातें की जा रही है, वरना संघ का एजेंडा आप जानते हैं कि वो भारत में संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, जो हम होने नहीं देंगे।
ये बात सरकार समाज पार्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानत नाही का? बिल्कुल मानती। फोटो का नहीं? अब ये यहाँ के लोग ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। मेरे तो दिल में है छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज। तो महाराज मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी फोटो से नहीं, उनके आदर्शों पर चलने से काम चलेगा। उनके मानने वाले लोग जो उनकी फोटो लगाते हैं, उन्होंने आपने देखा, वो तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो उनके विचारों के लिए लड़ रहे हैं। तो महाराज का सपनों का काम हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग सफल करें। यूपी के बाद आप महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने वाले होते? मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ संगठन मजबूत हो जाएगा वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना, पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जिससे सारी परेशानियों का हल हो सकता है। आप ये समझो कि जब हम अभी तक अच्छा पानी, साफ पानी नहीं दे पाए लोगों को, अच्छा भोजन नहीं दे पाए, छत नहीं दे पाए, मैं स्लम्स एरिया से होकर आया सुबह, हमारी पाठशाला चल रही है, वहाँ आप नहीं चल पा रहे हो क्योंकि वहाँ इतना मिट्टी और गारा और इतना पानी पड़ा हुआ है सड़कों पे बारिश की वजह से। तो मैं समझता हूँ अभी तो लोग इंसानों जैसा सुविधाएं भी नहीं ले पा रहे हैं अमीरों जैसी। तो अभी गैर बराबरी बड़े पैमाने पे हमें इस पर काम करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग बिना राजनीतिक सत्ता के समाज का काम कर रहे हैं उन लोगों को अवसर मिले, उसके लिए हम लोग तैयार। आजाद समाज पार्टी में खुद चुनाव लड़ेगी। आने वाले चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे महाराष्ट्र? बिल्कुल लड़ेंगे, विधानसभा से लेके स्थानिक सभी चुनाव लड़ेंगे। और लड़ेंगे नहीं, हमारा प्रयास रहेगा जहाँ मजबूत संगठन है वहाँ जीतने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हमारा संगठन धरातल में मजबूत हो रहा है। मैं तो यहाँ के अम्बेडकरवादियों से भी निवेदन करूंगा। अब आप सरकार की देखिए, सरकार की ऊर्जा का क्या हाल है। औरंगाबाद में देखिए कैसे लाइट भाग जाती है। तो ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसी तरह सरकार के हाल है। कभी सरकार इधर इस खेमे में खड़ी होती, कभी इस खेमे में। तो मैं समझता हूँ, मैं यहाँ के अम्बेडकराइट लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि उन्होंने सब लोगों को आजमा लिया है। भीम आर्मी ने अपनी पहचान संघर्ष के बलबूते बनाई है। आज भी अगर कहीं अन्याय होता तो सबसे पहले भीम आर्मी को याद किया जाता है। वो एक बार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के उनका साथ दें और देखें किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और बिरसा पेरियार के सपनों का भारत कैसे बनता है। आपने जो यहाँ पे जो कार्यकारिणी गठित की, जाति स्थानीय लोग इतने स्ट्रांग नहीं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अकेला आदमी उतनी हिम्मत रखता है जितना कि दूसरा व्यक्ति। तो स्ट्रॉन्ग संगठन से होते हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। अब आप सोचो, 1 वोट 1 वैल्यू, और एक आदमी चाहे उसका वजन 200 किलो हो तो वोट उसकी भी उतनी बराबर है, एक ही वोट में काउंट होगी, चाहे 50 किलो तो भी। तो आप व्यक्ति से ना जोड़े, संगठन से देखें। मुझे विश्वास है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज़ाद समाज पार्टी के सुनील वाकेकर साहब और भीम आर्मी के जो हमारे प्रदेश संयोजक हैं सीताराम गंगावने साहब और हमारे तमाम नेता, फिरोज जी, हमारी जो महिला नेता हैं यहाँ नेहताई सिंधे, वो सब लोग मेहनत कर रहे हैं और उनकी कार्यकारिणी मेहनत कर रही है। हमारे सीनियर लीडर भी यहाँ हैं, आवेश साहब, अविनाश साहब, तमाम लोग। मुझे ऐसा विश्वास है कि इनकी मेहनत के आधार पे हम लोग यहाँ जल्दी जो है अपने संगठन को धरातल पे मजबूत करें। सर, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? इस सत्ता परिवर्तन में मुझे लगता है बहुजनों का तो कोई योगदान नहीं है और बहुजनों के हित की तो कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि उनकी अपनी पार्टी के जरिए ही उनकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। लोकतंत्र तो 70-72 साल से है, सरकारें बन रही है, तो क्या हमारी ज़िंदगी में उजाला हुआ? तो मैं समझता हूँ जिनको अभी इंसान नहीं समझा गया उनको खुद को अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अब इनको मसीहा का इंतजार नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए। और यही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हम काबिलियत पैदा करें। देश भर में जो आपकी दाढ़ गूंजती है वो औरंगाबाद की मनपा में गूंजेंगी, फिर दोबारा आएंगे आप? अभी थोड़ी देर बाद ही मेरा प्रोग्राम है यहाँ पर, हमारी एक संवाद है। वो जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर से आए थे उनको किस तरह से हमें अब आगे यहाँ काम करना है। सरकार 2 साल से चुनाव को खींच रही है। अगर चुनाव ना खींच रही होती तो शायद एहसास हो जाता, शायद आपका वो सवाल जो है ना आप कर ही नहीं पाते कि आपको धरातल पर हमारा काम दिखाई देता। तो दहाड़ तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी दी है और वकील होने के नाते मैं अपने कर्तव्य को, अपनी जो उसको क्या नाम, अपने अधिकारों को समझता हूँ और बोलता हूँ। और मैं समझता हूँ बोलना भी चाहिए। लोकतंत्र में अगर आप बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? हम जब तक नहीं बोले तब तक तो हम गुलाम बने रहे। आज इंसानों जैसा जीवन जो मिला ये बोलने की वजह से मिला है। हम अपनी लड़ाई लड़ना जान चुके हैं और अब हम अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। देश में जिस तरह से महंगाई हो रही है और जो दूसरे मुद्दे जैसा हिजाब का मुद्दा है और आज ज्ञान माफी का भी मुद्दा है, तो ये मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई की तरफ देख रही है। मैं ऐसी सभी नालायक सरकारों को ये कहता हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए
कि उनके पास सारे साधन है फिर भी महंगाई बढ़ रही है। तो इसका कारण है कि केंद्र की जो सरकार है और उनके साथ जो मिली जुली जहाँ सरकार है वो अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के चक्कर में गरीबों का खून खींच रही है, सींच रही है, उनको जो है लूटने का प्रयास कर रही है। आप देखिए कच्चे तेल के दाम हुए लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो कम नहीं हुए। कच्चे तेल के दाम कम हुए थे लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो झुके तो रहे और बढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप कहाँ बड़े बड़े वादे करती थी बीजेपी कि गैस के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। आप देखिए आसमान छू रही है और बीजेपी वालों से कुछ कह दो तो देशद्रोही कहने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ निकम्मी सरकारों की वजह से ही हमारे जैसे लोग खड़े हुए हैं। अब हमारे जैसे लोगों को एकजुट होकर ताकत बनाने की जरूरत है। मीडिया से भी मैं कहूँगा कि वो डरे ना, वो अपनी बात को दम से रखें। लोकतंत्र है, आप चौथी ताकत हो, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप जिम्मेदारी से अपनी बात को रखिए और बिना भय के रखिए, सच को रखिए। तो देखिए किस तरह से आपके प्रति जो जनता का प्यार नेताओं से नए जाता मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या चाहेंगे आप? मैं उनसे भी ये कहूँगा अपने लीडर्स के जरिए कि वो उनके बीच में जाएं और अपनी बात रखें। 1 और 1 11 होते हैं, अगर वो मिलजुल के काम करेंगे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। और मैं उनसे अपील भी करता हूँ कि वो डर के, जिस तरह दूसरी पार्टियां उनसे कहती है कि डर के वो हमें वोट करेंगे, ये सरकार आ जाएगी वो सरकार, उससे बढ़िया है कि वो हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ जुड़ें। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, वो हमारे साथ जुड़ के अपनी हिस्सेदारी लें, संगठन में भी, चुनाव में भी, और आगे बढ़े और अपने लोगों के हितों के लिए काम करें। कई सारी ऐसी संगठन है जिस पर पाबंदी डाल दी गई है जी सरकार की ओर जी से। जी। उस पर क्या कहना है आप? अब जो सरकार, तो आप समझ रहे हैं किस तरह का व्यवहार कर रही है तानाशाही का। तो मैं समझता हूँ ऐसे तो प्रतिबंध आरएसएस पे भी लगाया 3 बार। तो प्रतिबंध लगाने से कोई आदमी अपराधी साबित नहीं हो जाता, कोई संगठन गलत साबित नहीं हो जाता। जब जांच होगी, जो सर्वोच्च न्यायपालिका का या जो न्यायपालिका का ऑर्डर होगा, हम लोग उसका सम्मान करेंगे। कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग गलत हैं और सत्ता में बैठ के गलत ईमानदार लोगों को जेल भेज रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। जबकि भाजपा के लोग बदले की राजनीति करें, ये बुरा है। खत्म करें। अभी महाराष्ट्र राज्य में जो नया सरकार है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहले शिवसेना था, राष्ट्रवादी कांग्रेस इकट्ठा थे, और आज देख रहे हैं कि भाजपा के साथ सरकार बनाई। मैं तो भाजपा की सहयोगी सरकार को पहले भी देख चुका हूँ। इन सरकारों में हमारे लोग साथ अन्याय होता है और इस अन्याय की वजह से हमारे लोग खड़े होने लगे। मैं अन्याय नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ कि अब हमारे लोग इनसे सावधान रहें। इनके झूठे राष्ट्रवाद से, झूठे हिंदुत्व से सावधान रह के अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए काम करें। और कोई सवाल? सर, पुणे में सावित्रीबाई का जो जहाँ पर शिक्षा शुरू की थी, उसकी हालत पिछले 100 साल से खराब है। तो सावित्रीबाई फूले जी के मानने वाले लोगों को अपने हिस्से में राजनीतिक शक्ति लेनी पड़ेगी, तभी जाके माँ सावित्रीबाई फूले के जो जहाँ उन्होंने शिक्षण शुरू किया था, पढ़ाने का काम शुरू किया था, उनको सम्मान मिल पाएगा। जिस समाज के पास राजनीतिक शक्ति नहीं होती उसको अपमान सहना पड़ता, चाहे उसकी संख्या कितनी क्यों ना। अभी मुंबई अंधेरे में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कुछ सेक्युलर पार्टी शिवसेना को पाठिंबा दे रही है, आपका क्या है? आप पाठिंबा देने? मुझे लगता है सेकुलरिज्म कुछ होता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत का संविधान सेकुलर है और संविधान के अकॉर्डिंग सबको चुनाव लड़ने का और समर्थन करने का अधिकार है। हमारी संगठन अगर कुछ वहाँ तय करेगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और अगर स्वतः लड़ेगा तो भी उसका स्वागत करेंगे। आपकी क्या राय है? आपकी क्या ये है कि आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ, आजाद समाज पार्टी के लिए काम करूँगा। धन्यवाद। आप इस सब पत्रकार का धन्यवाद।